दोस्तों, ढहते हुए घर, हवा में तैरता रेलवे ट्रैक और रोती हुई आंखें गवाह हैं उस तबाही की जो इस समय हिमाचल प्रदेश में मची हुई है। जहां लाशों की गिनती करने बैठेंगे तो कई घंटे बीत जाएंगे। हिमाचल में सोलन, मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, कुल्लू, कांगड़ा से लेकर चंबा तक, गांव से लेकर शहर तक, हर तरफ हाहाकार और चीख पुकार। 22 जून से अब तक यानी मानसून के दौरान प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? बारिश या सिस्टम की लापरवाही? क्या सिर्फ नेचुरल डिजास्टर कहकर इतने बड़े नुकसान को कवर किया जा सकता है? क्या सिस्टम से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि मौसम खराब होने से पहले उन्होंने क्या तैयारियां की थी? दोस्तों, दरकते पहाड़, खिसकती जमीन और गिरती हुई इमारतों को देखिए। तबाही की इनसे भयानक तस्वीर और क्या ही हो सकती है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि मानो कुदरत सब कुछ अपने साथ बहाने को तैयार हो। सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय टूटे हुए तार और गिरे हुए पेड़ हैं। घरों की जगह मलबा और मिट्टी के ढेर हैं। कई दिनों से जारी बारिश अब खतरनाक रूप ले चुकी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि राज्य में पिछले 48 घंटों से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में करीब 857 सड़कें बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं। 2000 से ज्यादा रूटों पर बस सेवाएं ठप पड़ी हैं। नदी नाले उफान पर हैं। किसानों की हजारों बीघा उपजाऊ जमीन और तैयार फसल फ्लैश फ्लड में बह गई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अकेले कांगड़ा जिले से अब तक 766 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से 213 लोगों को चॉपर के जरिए, 422 लोगों को बोट और 131 लोगों को दूसरे व्हीकल्स की मदद से निकाला गया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 273 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ और इमारतें ही नहीं, 120 साल पुराना कालका शिमला रेलवे ट्रैक भी खतरे में है, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। लेकिन पहली बार इस रेल ट्रैक की पटरियां हवा में लटक गईं। शिमला शोघी के बीच रेलवे ट्रैक के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से पटरियों का करीब 50 मीटर हिस्सा हवा में लटका हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो बारिश में ट्रैक के नीचे की जमीन बह गई और ट्रैक हवा में झूलने लगा। सुरंगों में मलबा घुस गया। वहीं कोटी, जावली और सनवारा के पास रेलवे लाइन भी मलबे से ढकी हुई है। अब दोस्तों, एक नजर उन आंकड़ों पर भी डालते हैं जो बेहद ही डरा देने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल राज्य में इस मानसूनी सीजन के दौरान 24 जून से 14 अगस्त तक 283 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर पिछले 2 दिनों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 350 के करीब पहुंच जाता है। राज्य में मानसून सीजन में बादल फटने और भूस्खलन की 170 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें भूस्खलन की 112 और अचानक बाढ़ की 58 घटनाएं शामिल हैं। अब तक 1442 घर ढह गए हैं। 8160 घरों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 2 दिनों में मिलाकर ये आंकड़ा 9600 के करीब पहुंच चुका है। वहीं 272 दुकानों और 2997 गौशाला को भी नुकसान हुआ है। मॉनसून में अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन सवाल अभी भी यही है दोस्तों कि इस नुकसान, इन मौतों और इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या इसका सारा ठीकरा नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा पर फोड़ना सही रहेगा? देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल उठते हैं, इलाके के स्थानीय अधिकारी से लेकर जिले के जिला अधिकारी और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तक, सभी के जवाब कुछ घिसे पिटे ही होते हैं। सबके जवाब वही रहते हैं कि बारिश ही इतनी हुई, क्या किया जा सकता है। इन सब के बाद सरकारों से ये पूछना और जानना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या इस बार भी तबाही के लिए कुदरत जिम्मेदार है या फिर सिस्टम की लापरवाही। दोस्तों, टूटते घरों, बहते पुलों, सैलाब के सामने सरेंडर करते हुए शहरों और पत्ते की तरह तैरती हुई कारों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बादल फटता है तो कोई बात करके तो नहीं फटता है, लैंडस्लाइड होता है तो बताकर तो नहीं होता है। इसलिए ये राजनीति का समय नहीं है, बल्कि ये आपदा से लड़ने का समय है। सच ये भी है कि इतनी बारिश एक साथ अचानक हिमाचल ने पिछले कई सालों में नहीं देखी है। पिछले 4 दिनों में 157% बारिश दर्ज की गई है। बता दें दोस्तों कि मानसून और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दोनों वेदर सिस्टम्स के मिलने की वजह से इतनी बारिश हुई है और हिमाचल में तबाही मच गई। दरअसल तेज बारिश की वजह से हिमाचल से होकर गुजरने वाली तीनों नदी यानी ब्यास नदी, पर्वती नदी और रावी नदी उफान है। जब भी तेज बारिश होती है तो ये नदियां अपने साथ लोगों को बहा ले जाती हैं। तो क्या यूं घर गिरने की जिम्मेदार सिर्फ बारिश ही है? क्या ये मान लिया जाए कि इसमें सिस्टम या सरकार की कोई भी गलती नहीं है और चुपचाप गिरते हुए इमारतों और खिसकती हुई मिट्टों को देखते रहें? जी नहीं दोस्तों, ऐसे में सरकारों को बताना चाहिए कि उनकी इस आपदा को लेकर क्या तैयारी थी। बारिश से निपटने के लिए खतरनाक जगहों से लोगों को कहां शिफ्ट किया गया? मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? यह किसी एक राज्य की बात नहीं है या किसी एक मौसम की बात नहीं है।
मौसम विभाग अलर्ट जारी कर सकता है, जनता सावधानी बरत सकती है। सरकारें आपदा आने के बाद लोगों को बचाने और उनकी मदद का दावा करती हैं, लेकिन आपदा आने से पहले की तैयारियां क्या हैं? सरकार का बेसिक चीजों पर कितना ध्यान है जो तबाही का कारण बनती हैं? इस पर कोई भी अधिकारी या मंत्री जवाब नहीं देता और कुछ ही घंटों की तेज बारिश भी मनाली से मंडी तक, कुल्लू से सोलन तक तबाही मचा देती है। आइए दोस्तों, इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग तबाही की वजह क्या है। दरअसल एनवायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को ऊपर से काटा जा रहा है। इस वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में इंसानों की एक्टिविटीज लगातार बढ़ने की वजह से पहाड़ों का बैलेंस लगातार बिगड़ता जा रहा है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के बाद पहाड़ों की नींव कमजोर हो जाती है। इसी वजह से पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं, यानी सरकार का विकास कार्य ही जानलेवा बन रहा है। दोस्तों, वहीं पहाड़ों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगातार हो रहे भूस्खलन की एक बड़ी वजह है। जी हाँ, प्रोजेक्ट के दौरान टनल बनाने के लिए विस्फोट किए जाते हैं। भारी मशीनों के इस्तेमाल से पहाड़ों पर तेज कंपन होती है और हिमाचल प्रदेश का इकोसिस्टम अभी काफी सेंसिटिव है। इसके अलावा पहाड़ों की उम्र भी कम होने की वजह से लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को भी लैंडस्लाइड के बढ़ते मामलों की एक वजह माना जा रहा है। पिछले साल फरवरी में नासा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज से हिमालय के ग्लेशियर झील वाले इलाकों में जून से सितंबर के बीच लैंडस्लाइड बढ़ सकता है। साथ ही इससे बाढ़ या आपदा से जूझना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हकीकत ये भी है कि नदी के तट से 25 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी नदी के किनारे तक अवैध निर्माण किया गया है। इसका रिजल्ट ये रहा कि नदियों के एकदम पास बने घरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह सैलाब में बह गए। मनाली से मंडी तक रूल्स को इग्नोर किया गया है। पिछले कुछ सालों में नदी तट किनारे कई मंजिला घरों और बिजनेस कैंपसेस का निर्माण किया गया है। जी हाँ, इसमें नदी का फैलाव कम हुआ है। तट सिकुड़ने या छोटे होने की वजह से थोड़ी सी बारिश में भी इनका जल स्तर बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब ब्यास नदी तबाही मचा रही है, लेकिन सिस्टम और सरकार का ध्यान न जाने कहाँ है। इसके अलावा अवैध खनन पर रोक लगाई है, लेकिन हकीकत यही है कि ब्यास, रावी, पार्वती नदी में अवैध खनन होता रहता है। इससे नदी के किनारे टूट जाते हैं और कटाव बढ़ने लगता है। मनाली के पास हाईवे की सड़क दरकने या फिर कुछ हिस्से टूटकर गिरने की यही वजह है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों में ऐसे मौके आए हैं जब अवैध खनन की तस्वीरें ब्यास नदी में देखी गई हैं। मोटी काली कमाई के लिए होने वाला यही अवैध व्यापार कटाव को बढ़ाता है, जिसका रिजल्ट सबके सामने है। वही दोस्तों, कहा जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान मलबा सेफ जगह डाला जाए, लेकिन हकीकत यही है कि कई इमारतों का मलबा नदियों में ही डाला गया। इस वजह से तट सिकुड़कर छोटे हो गए और इसलिए भी तेज बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन की एक बड़ी वजह वनों को काटना भी है। दरअसल पेड़ों की जड़ें मिट्टी पर मजबूती के साथ पकड़ बनाती हैं। इसके साथ ही पहाड़ों के पत्थरों को भी बांध कर रखती हैं। पेड़ों को काटने से ये पकड़ कमजोर हो जाती है। इसी वजह से जब बारिश होती है तो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। शिमला में हो रहे हादसों का भी यही कारण है। ऐसे और भी तमाम कारण है दोस्तों, जिन्हें सरकारें नजरअंदाज करती आ रही हैं और अब राज्य सरकार केंद्र से अपील कर भी रही है कि इस आपदा को नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। हिमाचल के कृषि मंत्री का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल से हैं। इसके बाद भी केंद्र की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों, मंत्री जी जरा ये बताएं कि राष्ट्रीय आपदा है क्या? तेज बारिश होना राष्ट्रीय आपदा है या बारिश की वजह से हुई बर्बादी, बाढ़ से आई तबाही राष्ट्रीय आपदा है या फिर लैंडस्लाइड या फिर सरकारों की लापरवाही जो सालों से की जा रही है? तो क्या इस आपदा या इससे हुए नुकसान को सिर्फ प्राकृतिक बताकर हाथ उजाड़ देना सही है? दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।